बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 11 का आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का आर्टिकल है आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आइडियाबेट करेंगे। इधर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने पढ़ा था, जब किसी सिस्टम में हम हीट ऐड करते हैं ना, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और प्लस क्या होता है, वर्क होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर या हीट। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज बेटा नहीं होती। बॉयल लॉ एग्जिस्ट कर रहा होता है क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली हो जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है ना, उसी में भी हम टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, प्रेशर क्या हो जाएगा इन्वर्सली वॉल्यूम। यानी कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है गैस का, जब हम इसमें कहता है नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब हम हीट ऐड करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम प्रेशर क्या आ जाएगा, इन्वर्सली आ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है ना, मतलब इन्वर्सली। जब हम इसको ऊपर ले जाएं वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एज द गैस एक्सपैंड हीट मस्ट बी सप्लाई, गैस ये एक्सपैंड होती है जब हम इधर से हीट देते हैं, मोमबत्ती या किसी चीज़ से ना हम हीट जब देंगे ना, गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। ठीक है, अच्छा जब ये गैस एक्सपैंड होती है ना बेटा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का, ये फर्स्ट ला क्यू इज इक्वल चेंज इंटरनल प्लस वर्क डन था। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जीरो है, तो फिर जो सप्लाइड हीट होगी टोटल वर्क में चेंज होगी। यानी जो भी आप इधर से हीट देंगे ना वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो। वर्क कैसे, ये पिस्टन है, ये जो भी आप हीट दोगे गैस एक्सपैंड इस पिस्टन को ऊपर उठा देगी। अब इसका ग्राफ है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। हॉरिजॉन्टल पे हम वॉल्यूम ले लेते हैं, वर्टिकल प्रेशर ले लेते हैं। तो ये कर्व बनती है कि बेटा जब प्रेशर था हाई, प्रेशर क्या था हाई, वॉल्यूम था कम। ठीक है, प्रेशर हम कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। प्रेशर कम होते होते ना इस लेवल तक आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया इधर। ठीक है ना, प्रेशर पहले कम था, वॉल्यूम इधर तक है। जब हम प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम इधर था। ठीक है ना, ये वाला वॉल्यूम था। हम प्रेशर कम करेंगे मतलब इस पिस्टन उठा लेंगे, ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इधर तक जाएगा अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये वाली फिर हमारे पास कर्व बन जाती। इधर प्रेशर था P1 ज़्यादा, जब यूँ ग्राफ आगे उतना प्रेशर हो जाता है P2 कम हो जाता है। पहले वॉल्यूम कम था, इधर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। जब प्रेशर कम हुआ तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं PV का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब क्या, P1V बराबर होगा P2V2 के। P1 V1 P2 V2 का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर। तो मतलब हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, ये स्लोली होता है, बहुत स्लो होता है, रैपिडली तेज़ी से नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में कहते हैं नो हीट इंटर आर ले द सिस्टम। याद रखिएगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एडियाबैटिक में हीट ना तो इंटर होती ना ही लीव होती, यानी कि हीट क्या आ जाएगी, जीरो। हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्यू इज इक्वल चेंज इंटरनल प्लस वर्क डन था, तो इंटरनल हीट जो होगी जीरो, ये चेंज इन इंटरनल प्लस वर्क। अब इधर से दो बातें बन सकती हैं मैं ना वर्क इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्क बराबर आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये उस वक्त माइनस वर्क आता है जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। यानी कि यूँ ये है हीट इंटर नहीं हो रही, हम ऊपर से वर्क कर रहे हैं इस पिस्टन को दबाने के लिए, तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। हम सिस्टम पे कर रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वो कितनी होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम बराबर। अच्छा, आप यूँ भी कह सकते हैं वर्क इधर है ना, इंटरनल एनर्जी इधर लाओगे तो वो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। अब इंटरनल नेगेटिव कब होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब ये सिस्टम की वजह से वर्क होगा, हम हीट नहीं दे रहे। जब ये पिस्टन वगैरह ऊपर उठाएंगे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये दो बातें याद रखिए। वर्क डन बाय द सिस्टम विल अपीयर एज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द सिस्टम उस वक्त होता है जब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, इसका बेटा जो प्रोसेस है ना, रैपिड कंप्रेशन और एक्सपेंशन, यानी कोई चीज़ रैपिडली कंप्रेस होती है या एक्सपैंड होती है ना, उसको हम कह सकते हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस है गैस का। यानी कि जब गैस को हम रैपिडली कंप्रेस कर लें या एक्सपैंड कर दें तो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। उसमें PV के ऊपर गैमा रिमेन कांस्टेंट था। गैमा क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो। ये अभी हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब इस एडियाबैटिक का जो ग्राफ बनाते हैं
वो हमारे पास ये आता है। हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया वॉल्यूम, वर्टिकल ले लिया प्रेशर। तो बेटा इसका जब हम प्रेशर है हाई, वॉल्यूम है कम, जब प्रेशर हम कम करें ना वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है वो बिल्कुल मतलब लोअर लेवल पे आ जाती है, जिसकी कर्व थोड़ा सा ना आइसोथर्मल के निस्बत ज़रा चेंज है कि इसके इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, हीट हम इंटरनल नहीं कर रहे, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही कम या ज़्यादा। अच्छा आगे टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये 11.5 टॉपिक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। पहले आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 किलोग्राम चीज़ का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं ना उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी कि मेरे पास ना फ़र्ज़ क्या, ये 1 किलोग्राम गैस है, इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के जो मैं हीट दूंगा ना क्यू, वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। दोबारा देखें, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं ना वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। समझ आ गया। अब 1 किलोग्राम डिफरेंट सब्सटेंस का जो होता है ना कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस 1 किलोग्राम है मुख्तलिफ सब्सटेंस का मजमूआ, उस के जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम नाम देते हैं मोल। सम टाइम इट इज़ प्रेफर टू ए क्वान्टिटी कॉल्ड मोल। तो वो जो नंबरिंग है ना वो मोल। अब मैं किलोग्राम और मोल में फ़र्क बता दूँ कि बेटा हमने 1 किलोग्राम चीनी ली, अब इसकी जो क्वांटिटी है कितनी है 1 किलोग्राम। अब चीनी के जो नंबर हम काउंट करें ना वो मोल बन जाएंगे, यानी कि अगर हम नंबरिंग काउंट करें तो वो मोल बन जाता है, अगर क्वांटिटी काउंट करें तो वो क्या बन जाती है, वो उसका किलोग्राम बन जाता है। ये दो मोल और किलोग्राम में फ़र्क याद रखिएगा। ये नंबर काउंट करें ना किसी भी सब्सटेंस के, यूँ समझ लो हमने 1 किलो लिए माल्टे, माल्टे के नंबर काउंट करेंगे, नंबर क्या कहलाएंगे उसके, मोल। और अगर हम माल्टे का वेट चेक करें तो वो क्या होगा 1 किलोग्राम। अब एक बात और याद रखना, एक मोल में ना सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल होने चाहिए। यूँ नहीं है कि 1 किलोग्राम में हमने लिए आधे अमरूद और आधे माल्टे तो हम कहेंगे ये नंबर ऑफ़ मोल बन जाते हैं इनकी तादाद इकट्ठी। नहीं बेटा, माल्टों की अलग तादाद वो मोल कहलाएगी, अमरूद की अलग तादाद मोल कहलाती है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब हम मोलर हीट स्पेसिफिक हीट पे आ जाते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस सब्सटेंस। पीछे था स्पेसिफिक हीट में कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 केल्विन ऑफ सब्सटेंस 1 केल्विन, यानी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन, यानी स्पेसिफिक हीट में 1 किलोग्राम आ जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल सब्सटेंस है। फ़र्क ये डेफिनेशन सेम है, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए ना जो हम हीट देते हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कहलाती है। अच्छा, इसके दो टाइप हैं। क्या हम हीट दें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो ये क्यू इज इक्वल सी वी डेल्टी आ जाती है। आप 9th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के थे, क्यू जो होता है ना सी डेल्टी, सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी सी डेल्टी के बराबर था। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो क्यू वी इज इक्वल सी वी डेल्टी आ जाएगा। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो क्यू पी इज इक्वल आ जाएगा सी पी डेल्टी। ये दो टाइप हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं, हीट जमा करते जाएंगे ना ऐड इसमें, तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन जल्दी रेज हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी बेटा, 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी देते हैं ना एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। दोबारा देखें, 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए हम जो हीट देते हैं ना, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। सिंपल इसको हम रिप्रेजेंट सी वी ऐसा यूनिट होगा इसका बेटा, जॉल पर मोल पर केल्विन। दोबारा देखें फिर बता दूं, 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हम हीट देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। अब हम जाते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो इसकी डेफिनेशन ये है, 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हम हीट देते हैं ना एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है। यानी कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पिछले में क्या रहेगा वॉल्यूम।
तो ये CP इसको ज़ाहिर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी वही जॉल पर मोल पर केल्विन है। अब इसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बाद में शॉर्ट में पहुंचा जाता है कि प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यूँ आ जाता है कि डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP माइनस CP के बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये CV के मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का डिफरेंस यूनिवर्सल कांस्टेंट R के बराबर आ जाता है। अब इसका पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं। एट इफ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज हीटेड, कहते हैं 1 मोल गैस को हम हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है उसका कांस्टेंट, सो इट्स टेम्परेचर राइज, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा बाय डेल टी। देन हीट ट्रांसफ़र, जब हम हीट उसमें ट्रांसफ़र करेंगे क्यू वी इज़ दैट, यानी कि हमारे पास ना ये एक मोल सब्सटेंस है कि हम क्यू हीट इंटर करें तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा डेल टी। तो क्यू इज इक्वल क्या आ गया, CV डेल टी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानते हैं, क्यू इज इक्वल चेंज इंटरनल प्लस क्या होता है, वर्क डन। हम जो हीट ऐड करें ना एट कांस्टेंट वाले, तो क्यू वी आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप इधर पुट करो, CV डेल टी, ये चेंज इंटरनल प्लस क्या आ गया, वर्क। हम पीछे वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं कि वर्क होता है P डेल वी, प्रेशर और चेंज वॉल्यूम, ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, P डेल वी या डेल यू CV डेल टी। अच्छा, अब देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम उसने खुद कहा कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास CV डेल टी इज इक्वल क्या आएगा, चेंज इन टर्मिनोलॉजी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आ जाते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब CP 1 मोल ऑफ ऑयल गैस इज हीटेड, यानी इसमें भी वही 1 मोल को हम हीट अप करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जब हम QV इसमें ऐड करेंगे ना, QP, इसका डेल टी टेम्परेचर रेज होगा, तो QP इज इक्वल क्या आ गया, CP डेल टी, ये इक्वेशन 3 होगी। अब इस इक्वेशन याद रखना, हम इंटरनल जब लेके डेल यू इज इक्वल था CV डेल टी, ये दो इक्वेशन हम क्या करते हैं, और ये दो इक्वेशन के QP आ गया CP डेल टी, अंदर इंटरनल आ जाते हैं CV डेल टी। ठीक है, इन दो इक्वेशन और हम वर्क भी जानते हैं, वर्क होता है P डेल V, ये 3 इक्वेशन। ठीक है, ये पुट करेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में, Q इज इक्वल चेंज इंटरनल प्लस वर्क डन, ये P है QP, तो QP की वैल्यू था CP डेल टी और इंटरनल ये CV डेल टी पुट करते हैं। देखें इसकी जगह CP डेल टी, इस जगह CV डेल टी प्लस वर्क P डेल V, ये वर्क जो होता है ये पीछे भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको इक्वेशन का नाम देने वाली धरो कि हम आगे इसका ना P डेल V की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन वो होता है PV/NRT, N के नंबर ऑफ मोल वो हम मान ले रहे हैं, तो R के यूनिवर्सल कांस्टेंट RT है, यानी कि PV इज इक्वल RT बच जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल 1 ले रहे हैं तो यानी PV इज इक्वल टू RT। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा बेटा क्या है, कांस्टेंट। वर्क डन ऑफ गैस ड्यू टू एक्सपेंशन, वर्क होता है गैस के एक्सपैंड होने से, तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होता है तो मतलब टेम्परेचर भी चेंज, टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम भी, सॉरी, काज बाय द रेज एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर डेल टी, यानी गैस एक्सपैंड होती है टेम्परेचर चेंज होने से, यानी कि ये वो 1 मोल था ना, हम इधर से हीट दें तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, डेल वी इंक्रीज कर जाए, तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, डेल टी। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं पी वी की जगह क्या, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ कितना, आर टेम्परेचर डेल टी चेंज करने से, तो हमारे पास P डेल वी इज इक्वल क्या, आर डेल टी। तो इक्वेशन से यहाँ पे P डेल वी की जगह हम आर डेल टी पुट कर देंगे इधर, तो यह CP डेल टी एज इट आ गया, CP डेल टी, फिर CV डेल टी प्लस इधर P डेल वी की जगह ना ये R डेल टी आ गया। ठीक है, इन दोनों में से हम डेल टी कॉमन ले लेते हैं, इधर डेल टी था, डेल टी से डेल टी कट गया, इधर बच गया CP, इधर बच गया CV और R, CV को इधर लाओ, CP माइनस CV इज इक्वल क्या बच जाएगा, R। देखें ये CP जो है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, इनका डिफरेंस R के बराबर आता है। ये साबित हो रहा है कि CP ग्रेटर है किससे, CV से। इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी फिर डिटेल में वहाँ पे समझा दूंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा रिवर्स जैसे लफ्ज़ से साबित हो रहा है, द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो प्रोसेस वापस लौट है ना उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी यानी कि यूँ जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और वही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस, हीट सिस्टम में एंटर हो और वही हीट सिस्टम से निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है।
अब इसका कंट्रोल फंक्शन फैक्टर जो है ना कैन बी रिवर्स, कोई भी कंट्रोल फैक्टर वो रिवर्स होगा, ठीक है। अब इसकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, कैसे आती है? इट इज़ एन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये जो रिवर्स ऑपरेशन हर प्रोसेस, हर पॉइंट पे, हर लम्हा ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ही रहता है। इसकी जो स्पीड होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की वो वेरी स्लो होती है, याद रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस की स्पीड क्या होती है? वेरी स्लो। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसका जो वर्क डन होता है ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, एक आगे जाएंगे वो इरिवर्सिबल इसका वर्क होगा बेटा ज़्यादा किससे? इरिवर्सिबल से। अब इसका एग्जांपल क्या है? स्लो लिक्विफिकेशन एंड अवेपोरेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी जब कपड़े गीले हम कुछ करते हैं ना, वो पानी अवेपोरेट होता है, वही कंडेंस होकर बारिश बनती है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अवेपोरेशन जो सब्सटेंस होती है स्लो होती है, तो ये सारे क्या आ गए? रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो रिट्रेस ना हो, वापस ना, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोल फैक्टर, यानी कि रिवर्सिंग करने से ना कंट्रोल फैक्टर के ये रिवर्स ना हो, वापस ना आए, तो हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा, इसकी सिर्फ या तो इनिशियल आ सकती है या फिर फाइनल, जैसे वो रिवर्सिबल था ना हर स्टेज उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसकी नहीं है, या तो इनिशियल स्टेज होगी या फिर फाइनल। स्पीड क्या होगी? ये वेरी रैपिड होती है, जैसे टायर फट जाना अचानक से, तो ये रैपिड स्पीड होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। आगे वर्क डन जो होता है इसका स्मॉलर देन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है, इसका वर्क क्या होता है? स्मॉलर। इसकी एग्जांपल हीट डिसिपेशन बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट जो डिसिपेट होती है तीनों प्रोसेस है, कंडक्शन से भी, कन्वेक्शन से भी और रेडिएशन से भी, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो ऑब्जेक्टिव बनती थी कि स्पीड क्या है, वर्क क्या है, एग्जांपल क्या है, ये मैंने साथ लिख दिए। तो उम्मीद है समझ आ जाएगी आप लोगों को। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर साथ मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।